हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज का ये वीडियो होने वाला है क्लास 9th का, जो चैप्टर 1 है हमारा विज्ञान का, हमारे आसपास के पदार्थ, इस पर। ठीक है, ये एक एमसीक्यू सीरीज का वीडियो है जिसमें हम लोग क्या करने वाले, इस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू होंगे, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू होंगे, उसको समझने का कोशिश करेंगे। जिसको नहीं समझ में आएगा उसमें डेफिनेशन वगैरह जो देगा सारा चीज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का नाम है जैसे हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले पदार्थ क्या चीज होता है हम लोग उसको समझते हैं। ठीक है, तो जैसे नॉर्मली पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, वे सारी वस्तुएं जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें कुछ द्रव्यमान और आयतन हो, और जिसमें अवरोध उत्पन्न करने की क्षमता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। सिंपली आपको याद रखना है, जो जगह घेरता हो और जिसमें कुछ वजन हो वही क्या है, पदार्थ है। और पदार्थ के प्रकार होते हैं ना भौतिक आधार पे, तो प्रकार पदार्थ के दो प्रकार होते हैं। एक होता है सॉलिड जिसको हम लोग ठोस कहते हैं, एक होता है लिक्विड जिसको द्रव, और एक होता है गैस। तो ये पदार्थ के क्या हो गए, प्रकार हो गए। अब हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे पदार्थ समझ में आया जिसका कोई द्रव्यमान हो या तो और आयतन हो, यानी जगह घेरता हो। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन पदार्थ है। तो पदार्थ कौन है उसको बताना। तो देखिए, असने असने हो ना, प्यार व्यार, तो उसका तो कोई जगह होता नहीं है। गंध हो गया, घृणा हो गया, ये सब एक थिंकिंग चीज है ना, फीलिंग वाला चीज है। तो ये पदार्थ नहीं है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, वायु। सेम इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, पदार्थ कौन है, तो इसमें हो जाएगा हमारा आंसर 4 नंबर, यानी ठंडा पेय। उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो देखिए, विचार भी नहीं होगा, शीत भी नहीं होगा, गंध भी नहीं होगा, तो पदार्थ कौन हो जाएगा, कुर्सी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, उसी प्रकार देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, फिर उसी प्रकार है कि इसमें पदार्थ कौन है भाई, तो विचार होगा क्या, नहीं होगा। शीत होगा क्या, नहीं होगा। तो शीतल पे होगा, बिल्कुल होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी कौन सा पदार्थ होगा, तो इसमें पदार्थ हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा पदार्थ कौन नहीं है। तो कौन नहीं है, तो अस्नेह, अस्नेह होता है ना, ये पदार्थ नहीं है। दूध क्या है, तो दूध एक प्रकार का क्या है, तो कौन सा अवस्था में रहता है, दूध एक लिक्विड है, यानी वो क्या है, द्रव हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हम देखें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले हम लोग कुछ पदार्थ के कुछ गुण होते हैं ना, उस गुण को देखते हैं। ठीक है ना, तो पदार्थ के कणों का कुछ अभिलाक्षणीय गुण जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें पहला गुण क्या होता है, कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जो भी पदार्थ होगा ना, तो वो पूरी तरह से भरा हुआ नहीं रहता। अगर उसको आप पूरी तरह से जूम करके देखिएगा ना, तो उसमें जो भी परमाणु होंगे, वो परमाणु जो सटे होंगे, तो उसके बीच क्या होता है, एक रिक्त स्थान होता है। ये कैसे पता चलेगा, ये हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा गुण क्या है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। यानी जैसे कि हम लोग कोई भी चौक ले लिए ना, या कोई भी स्टिक है, वो दिखता नहीं है ना कि वो तो एक ही जैसा दिखता है, लेकिन वो थोड़ा से गतिशील होते रहते हैं। तीसरा गुण है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब खींचे हुए रखते हैं ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो 3 गुण है। पहला गुण क्या था, उनके बीच जगह होता है, वे गतिशील होते हैं और एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये वो गुण हो गया। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के कणों के किस गुण का पता चलता है। तो देखिए, अगरबत्ती का गुण एक जगह जलता है लेकिन सुगंध दूर तक फैल जाता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि पदार्थ के कण को क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। गति करेंगे तभी तो एक जगह से दूसरे जगह उसका महक चल जा रहा होता है। यानी इससे हमको पता चलता है कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शराब बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ के किन गुण को दर्शाता है। तो ये कौन सा गुण दर्शा रहा भाई, तो इससे हमको पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, तभी तो चीनी पानी में ही मिल जाता है। जब पानी में अगर आप चीनी मिलाओगे ना, तो पानी का मात्रा बढ़ता नहीं है, बल्कि चीनी उसी में से घुल जाता है। यानी हमें पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। ठीक है ना, आप अगर ध्यान से देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पदार्थ है, रेड रेड जो एरिया दिख रहा है, ये क्या है, इसके बीच क्या है, रिक्त स्थान होता है ना। अब देखिए, ठोस में थोड़ा सा कम रिक्त स्थान होता है, और द्रव में उससे थोड़ा सा ज्यादा रिक्त स्थान होता है, गैस में सबसे ज्यादा रिक्त स्थान होता है। ठीक है, उसी प्रकार देखते हैं, नीचे लिखा हुआ है हमारा अगला क्वेश्चन क्या है,
कि दिए गए चित्र में किस अवस्था के कणों को दिखाया गया। तो देखिए ये जो कण है वो किससे मिल रहा है, तो ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा ये कण किससे मिल रहा है, ठोस अवस्था से मिल रहा है ना, यही तो है ये। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ठोस अवस्था। ठीक है, आगे क्या है, गैसों में विसरण का उदाहरण है। विसरण का मतलब एक दूसरे से मिल जाना है ना, मिलना ही विसरण कहलाता है। तो गैसों का विसरण का एक उदाहरण कौन सा है, इत्र के सुगंध हवा में फैल जाए। हाँ, इत्र का सुगंध अगर जो भी परफ्यूम वगैरह होता है उसका सुगंध किसी चारों ओर फैल जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, विसरण का मतलब क्या होता है, दो दो जने का मिलना है ना। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। देखिए दो अगर विभिन्न पदार्थ है, अलग अलग टाइप के पदार्थ है और एक स्वतः मिल जाते हैं अपने आप, तो उसी को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। निम्नांकित में किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होगी। तो देखिए जल जो है लिक्विड है, लोहा तो एक धातु हो गया, तेल तो ऑक्सीजन गैस है। तो सबसे विसरण सबसे ज्यादा मिलेगा कौन एक दूसरे में, तो वो है ऑक्सीजन, क्योंकि ये गैसीय अवस्था है। तो ठोस अवस्था जल्दी मिलता है नहीं, द्रव अवस्था थोड़ा लेट से मिलता है, लेकिन जो गैसीय अवस्था में जो भी चीज रहेगा वो जल्दी मिलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2 ऑक्सीजन। निम्नांकित में द्रव अवस्था में कौन निश्चित है। तो देखिए द्रव अवस्था में निश्चित क्या है, देखिए आकार तो उसका कभी निश्चित होगा नहीं, घनत्व भी नहीं होगा क्योंकि फैल जाएगा, वेग भी नहीं होगा, आकार भी नहीं। तो निश्चित क्या है, आयतन। कोई भी द्रव कितना ही घूमे जिधर भी फैल जाए, लेकिन रहेगा तो उतना ही ना, जगह तो उतना ही ना घेरेगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आयतन। ठीक है, आयतन का मतलब क्या होता है, जो कितना जगह लेता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। देखिए एक तो ये समझिए कि ठोस में कण क्या होता है, सामने होता है ना। ठोस में कण क्या होता है, सामने होता है। द्रव में क्या होता है, थोड़ा सा फैला हुआ रहता है, गैस में सबसे ज्यादा फैला है। तो देखिए आकर्षण बल सबसे ज्यादा किस में रहेगा, आकर्षण बल सबसे ज्यादा किस में रहेगा, ठोस में, क्योंकि सामने सामने है। गैस में थोड़ा कम रहेगा, और गैस में सबसे ज्यादा कम रहेगा। उसी प्रकार गतिशील कौन सा सबसे ज्यादा रहेगा, गैस ज्यादा गतिशील रहेगा, द्रव कम रहेगा, और ठोस सबसे ज्यादा कम रहेगा। अब इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। अब अणु ऊर्जा सबसे ज्यादा गतिशील किस में रहेगा, तो गैस में रहेगा, क्योंकि उसका कण थोड़ा दूर दूर में रहता है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा गैस। किस अवस्था में अणु की ऊर्जा सबसे कम होती है, तो सबसे कम किस में होगा, ऑटोमेटिक ठोस अवस्था में। ठीक है, अगला है पदार्थ में किस अवस्था अंतरानुक बल। तो अंतरानुक बल सबसे ज्यादा किस में रहेगा, तो सबसे सामने जिसमें 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 परमाणु रहता है, तो सबसे ज्यादा सामने परमाणु किसका रहता है, ठोस का रहता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ठोस। उसी प्रकार निम्न में से कणों की अधिकतम गति किस में होगी, तो कणों की अधिकतम गति किस में होगी, गैस में होगी, क्योंकि उसमें कण जो होता है दूर दूर में रहता है। ठीक है, उसी प्रकार हो जाएगा ना हमारा जो अगला क्वेश्चन है, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। तो कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, गैस में तो आकर्षण बल सबसे कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि जो परमाणु होते हैं वो दूर दूर में रहते हैं। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि गर्म करने पर गैस का आयतन क्या हो जाएगा। अगर गर्म करोगे तो आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आयतन क्या होता है ना, गर्म करने पे परमाणु दूर दूर हो जाते हैं, और दूर दूर हो जाएंगे तो एरिया ज्यादा ले लेंगे। अब एरिया ज्यादा लेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, आयतन उसका बढ़ जाएगा। इसका मतलब हो गया ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, कि देखिए क्वथनांक एक वर्ड आया है, क्वथनांक, जल का क्वथनांक, क्वथनांक और गलनांक। क्वथनांक का मतलब क्या होता है, द्रव से गैस में बदलना, यानी कि भाप बदल देना, और गलनांक का मतलब होता है ठोस से द्रव बदलना, यानी पिघलना। तो जल का क्वथनांक कितना डिग्री में वो उबलने लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। और शुद्ध जल का क्वथनांक अब यह केल्विन में दिया है, तो केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, तो 373 डिग्री केल्विन हो जाएगा, है ना। ये तो इसका दोनों का आंसर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा आंसर में, या तो 373 केल्विन, है ना। आप लोगों को पता होगा कि 1 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, 200 नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। ठीक है, तो आप याद रखिए, दोनों में से कोई भी आएगा आंसर आपको दे देना है। उसी प्रकार गलनांक कितना है, अगर डिग्री में दिया रहेगा तो
सेल्सियस में रहेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर केल्विन में दिया रहेगा तो कितना हो जाएगा, केल्विन में रहेगा तो 273 केल्विन, 273 केल्विन, ठीक है। क्वथनांक मतलब गैस में बदलना, गलनांक मतलब पिघलना, आपको बस ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ का एक टुकड़ा जल के सतह पर तैरता रहता है, क्यों? क्यों तैरता है भाई? क्योंकि बर्फ क्या हो जाता है, बर्फ जो है जल से होता है हल्का, यानी बर्फ का जो घनत्व होता है जल के घनत्व से काफी कम होता है, इसलिए वो क्या होता रहता है, तैरता रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये जो भाप में बदलना यानी ये क्या हो गया, जल का क्वथनांक, और ये बर्फ पिघल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, जल का गलनांक, ठीक है। और जल ही एक ऐसा रूप है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस, ये भी याद रखिएगा। आगे थोड़ा सा हम लोग देखिए, अब देख लेते हैं। देखिए केल्विन बराबर क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। यहाँ पे थोड़ा सा, नहीं डिग्री से ये इधर आ जाएगा। अगर केल्विन में बदलना है तो क्या करना होगा, अगर किसी भी चीज को केल्विन में बदलना है तो जितना भी डिग्री सेल्सियस है उसमें कितना आपको जोड़ देना है, 273 जोड़ देना है, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारा काफी ज्यादा क्वेश्चन बनता है। इसे पूछा है कि 200 केल्विन जो है किसके बराबर होगा, तो 200 केल्विन किसके बराबर रहेगा, तो केल्विन की जगह 200, तो इसमें कितना माइनस कर दोगे, 273, तो कितना आ जाएगा, -73 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसी प्रकार 300 केल्विन किसके बराबर होगा, तो देखिए 300 केल्विन किसके बराबर होगा, तो 27 के, क्योंकि 273 केल्विन होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो फिर 27 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। 573 केल्विन किसके बराबर होगा, तो 573 केल्विन में हम क्या करेंगे, 273 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखिए फिर आ गया डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलना, तो केल्विन बदलना चाहिए, 273 में ऐड कर दीजिए तो आंसर हो जाएगा 283। 25 को डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलना है तो 273 उसमें ऐड कर दीजिए, 273 में कितना 25 ऐड कर दीजिए तो कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो गया, 298। फिर 100 डिग्री सेल्सियस को, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा 373, कितना हो जाएगा 373। तो ये जो है थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन था जो आप इसको आप याद कर लोगे। सिंपली आपको याद रखना है कि केल्विन को अगर कभी भी बदलना है, ठीक है, केल्विन को जब भी आपको बदलना होगा तो आपको क्या करना है, केल्विन को बदलना है तो आपको बस एक चीज करना है कि उसमें अगर कोई डिग्री सेल्सियस में दिया है 4 डिग्री सेल्सियस में, तो कितना जोड़ दोगे, 273, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु के चारों ओर फैल जाती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो विसरण बोलेंगे। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे। कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल कैसा रहता है, ठोस रहता है, बर्फ में रहता है। अगर 25 डिग्री सेल्सियस ले आए तो वो कैसा हो जाएगा, तो देखिए 0 डिग्री पे तो पिघलने लगता है, तो 25 डिग्री अगर टेम्परेचर रहेगा तो पूरा पिघल जाएगा, तो पिघल जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव में। उसी प्रकार 100 डिग्री सेल्सियस में किस में कन्वर्ट होने लगता है, वो वाष्प में, बनने लगता है। अब अगर 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या हो जाएगी, तो पूरी तरह से किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, वाष्प से गैस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, लिखा गया है कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं घनत्व। क्या बोलेंगे उसको, घनत्व बोलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा एक चीज इससे पहले देख लेते हैं। देखिए ये जो आप फोटो देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट फोटो है, आप बस इसको याद कर लीजिएगा। ठोस से अगर द्रव बदलेगा तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं संगलन। वही अगर द्रव से अगर ठोस में बदल रहा है तो उसको बोलते हैं जमना। द्रव से गैस में बदलने को उस प्रोसेस प्रक्रिया को बोलते हैं वाष्पीकरण, और गैस से द्रव में बदलने की प्रोसेस को कहते हैं संघनन। या तो ठोस से गैस बदलेगा या गैस से ठोस डायरेक्ट जब बदलता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। ठोस से गैस में आएगा तो ऊर्ध्वपातन, और गैस से ठोस में बदलेगा तो निक्षेपण। तो ये प्रोसेस दिया हुआ है, प्रक्रिया दिया है, आप लोग को बस इसको याद करना है। तो इससे अगर याद हो जाएगा तो हमारे ये जितना भी क्वेश्चन है सारा बन जाएगा। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि गैस से द्रव में परिवर्तन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं संघनन। क्या बोलेंगे, संघनन। उसी प्रकार ठोस
ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। और द्रव से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पन कहते हैं ना। तो ये जो क्वेश्चन है, इससे जितना भी क्वेश्चन आएगा आप सारा सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अगर आपको ये जो चारों छह प्रोसेस अगर आप याद कर लियो पूरा, तो सारा क्वेश्चन इससे बन जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, शुष्क बर्फ का है ना, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपको याद रखना है ठोस CO2। जब वाष्प संघनित हो जाती है तो क्या होती है? जब वाष्प संघनित हो जाएगी तो क्या हो जाता है? उसका ताप क्या हो जाएगा? घट जाएगा। उसका ताप क्या हो जाता है? घट जाता है। उसके बाद देखते हैं कि निम्नांकित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय अधिक आरामदेह देता है? तो गर्मियों के समय आरामदेह कौन देता है? सूती का कपड़ा। अगला है, निम्न में से किसके कारण गर्मियों में घड़े जल का जो जल होता है ना, वो घड़े का जो जल होता है वो ठंडा होता है? तो उसका है वाष्पीकरण के कारण ही घड़े का जल क्या हो जाता है? ठंडा। ताप जो होता है ना, टेम्परेचर, उसका एसआई मात्रक क्या है भाई? एसआई मात्रक को हम लोग बोलते हैं केल्विन, ठीक है। देखिए, डिग्री सेल्सियस भी है, फ़ारेनहाइट भी, जूल भी है, सब मात्रक है, लेकिन एसआई मात्रक हमारा क्या होता है? वो होता है केल्विन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो वो है किलो जूल पर केजी। निम्न में से अधिक संपीड्य कौन है? तो संपीड्य मतलब जिसको हम अधिक दबा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा किसको दबा सकते हो? तो सबसे ज्यादा गैस को दबाएंगे, क्योंकि उसके कण क्या होते हैं? काफी दूर दूर में होते हैं। तो सबसे ज्यादा किसका संपीड़न है? गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है? तो किसको किया जा सकता है? हाइड्रोजन गैस को, क्योंकि गैस को ज्यादा किया जा सकता है और हाइड्रोजन भी क्या है? तो गैस है। तो इस प्रकार हमने देखा लगभग 50 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं। तो और हम लोग कोशिश की कि आपको हर तरह से वो क्या क्वेश्चन को समझ के आप उस एमसीक्यू को कवर कर पाओ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करिए, ठीक है। और मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो पे। थैंक यू।